कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपने गेट से एंट्री की, ठीक है, ये गेट है, मान लीजिए आपने इस गेट से एंट्री की, तो आप अभी न्यू स्टेट में हो। आप फिर आगे बढ़े तो आप रेडी क्यू में आ गए। रेडी क्यू में क्या हो रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप रनिंग स्टेट में आ गए। इसका मतलब कि एग्ज़ाम देने के लिए आप बैठ गए, अब एग्ज़ाम आप दे रहे हो। एग्ज़ाम देते देते मान लीजिए कि आपको वॉशरूम जाना है, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा। वो ब्रेक लेके आप क्या कर सकते हो, आप वॉशरूम जा सकते हो, ठीक है। आप वॉशरूम चले गए, आप वॉशरूम से फ्री होके आए और उसके बाद में फिर से आप रजिस्ट्रेशन डेस्क में आए। आपने एंट्री किया कि आप वॉशरूम गए थे, आपने एंट्री किया। एंट्री करने के बाद आप फिर से कहाँ आ गए, आप एग्ज़ाम देने वाले मोड में आ गए, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो आप फिर कहाँ चले गए, आप एग्ज़िट हो गए, ठीक है, आप टर्मिनेटेड स्टेट में आ गए। तो इस तरीके से हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि जब हमें किसी भी व्यवस्था को बनाना होता है तो हम इसी तरीके से स्टेट्स में बांट देते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट काम को स्टेट्स में बांट देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है काफ़ी स्मूथ हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने की इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 7 में आज हम किसी प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक प्रोसेस अपने जीवन काल में किन किन स्टेट से होकर गुजरती है। हम चर्चा करेंगे प्रोसेस के न्यू स्टेट की, रेडी स्टेट की, रनिंग स्टेट की, वेटिंग स्टेट की और टर्मिनेटेड स्टेट की। तो इस वीडियो के पहले हमने इस बात को समझ लिया था कि एक प्रोग्राम क्या होता है, एक प्रोसेस क्या होती है, और साथ ही हमने समझ लिया था कि एक प्रोसेस मेमोरी में किस तरीके से स्टोर की जाती है, एक प्रोसेस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपने इन सारे कॉन्सेप्ट की चर्चा अभी नहीं देखी है या नहीं समझी है तो उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करके जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमने प्रोग्राम और प्रोसेस क्या होता है उस बारे में समझा था, और उसके बाद में हमने एक प्रोसेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में समझा था। और अब बारी है कि हम किसी प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स की चर्चा करेंगे। मतलब आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब एक प्रोसेस बनती है तो वो कुछ स्टेट में होती है, जब उसको सीपीयू मिलता है तो वो किस स्टेट में होती है, और जब वो प्रोसेस ख़त्म होती है तो वो किस स्टेट में होती है। इसके अलावा वेटिंग और रेडी स्टेट के बारे में भी हम समझेंगे। मतलब ये 5 स्टेट्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम इन सभी स्टेट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट की, और हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि हमने समझा था पहले भी कि प्रोसेस किसी प्रोग्राम का चलता हुआ रूप है। मतलब जब एक प्रोग्राम चलता है या एग्जीक्यूट होता है तो वो प्रोग्राम क्या बन जाता है, वो प्रोग्राम प्रोसेस बन जाता है। मतलब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड प्रोसेस। तो जब कोई प्रोग्राम मेमोरी में लोड होकर सीपीयू पर एग्जीक्यूट होता है तब वह प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम है जो कि हार्ड डिस्क में है। अब वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हुआ तो वो कहाँ पे आया, मेमोरी में आया, और मेमोरी में आने के बाद जैसे ही सीपीयू फ्री होगा तो उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन सीपीयू में जाकर एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे, और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। मतलब प्रोग्राम जो मेमोरी में आ चुका है अब वो प्रोग्राम प्रोसेस बन चुका है, ठीक है। अब वो प्रोसेस वेट करता है सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए। उसके बाद प्रोसेस के लाइफ साइकिल में वह अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। इन्हीं अवस्थाओं को प्रोसेस स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। तो जब एक प्रोसेस कभी मेमोरी में होता है, कभी सीपीयू में होता है, कभी आईओ का इंतज़ार करता है, कभी टर्मिनेटेड स्टेट में होता है, तो जब एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल चलती है, जब एक प्रोसेस का जन्म होता है तो वो अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है, और इन्हीं अवस्थाओं को प्रोसेस स्टेट्स कहा जाता है। और इन्हीं प्रोसेस स्टेट्स की चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, उदाहरण देख लीजिए कि मान लीजिए कि आपने कैलकुलेटर खोलकर 2 + 3 किया।
कैलकुलेटर प्रोग्राम पहले स्टोरेज में था, तो जब कैलकुलेटर प्रोग्राम आपने ओपन नहीं किया तो ये प्रोग्राम कहाँ पे था, आपके स्टोरेज में था। स्टोरेज मतलब जो आपकी हार्ड डिस्क है, जो आपकी रोम है, उसमें था। ठीक है, मोबाइल में हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी या रोम। तो वहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टोर्ड होता है जब वो चल नहीं रहा होता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में ये जो प्रोग्राम है जब चल नहीं रहा होता तो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर प्रोग्राम पहले स्टोरेज में था, फिर रैम में आया। रैम मतलब मेन मेमोरी में आया, सीपीयू ने उसे चलाया। ठीक है, मतलब ये 3 स्टेप्स आपको याद रखना है। ये जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेलिस्ट रहेगा, इसमें हम इस बात की चर्चा बहुत बार करेंगे, क्योंकि बेसिक यही है कि जो भी प्रोग्राम होता है हार्ड डिस्क में होता है, फिर जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोग्राम कहाँ आता है, रैम में आता है। और रैम में आने के बाद जैसे जैसे सीपीयू खाली होते जाता है तो उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू में एग्जीक्यूट कराया जाता है। ठीक है, इस दौरान उसका रूप बदलकर प्रोसेस बन जाता है। तो जब हमारा प्रोग्राम स्टोरेज में जो था पहले, जब रैम में आता है और उसके बाद जब सीपीयू में जाता है, तो इस दौरान ये जो रूप है प्रोग्राम का ये बदल जाता है और यहाँ पे क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेटर में अगर आप कैलकुलेटर ओपन करके 2+3 अगर आपने किया है तो वो कैलकुलेटर का प्रोग्राम पहले आपके स्टोरेज में था और जैसे ही आपने उसे ओपन किया तो वो प्रोसेस बन गई। उसके बाद में आपने उसको इनपुट दिया और आपका इनपुट जो है वो सीपीयू में जाके क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात समझाई गई है। उसके बाद देखिए प्रोसेस स्टेट्स की परिभाषा। प्रोसेस स्टेट्स वे अलग अलग स्थितियाँ हैं जिनसे एक प्रोसेस अपने जीवन काल में गुजरता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस अपने जीवन काल में कई स्टेट्स से होकर गुजरता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम प्रोसेस स्टेट्स कहते हैं। हर स्टेट यह बताती है कि उस समय प्रोसेस क्या कर रहा है और क्या करने के लिए तैयार है। ठीक है, हर एक स्टेट में प्रोसेस का एक स्पेसिफिक काम होता है जो कि उसको उस स्टेट में करना होता है। तो हम डिफरेंट स्टेट्स के साथ समझेंगे कि जब प्रोसेस न्यू स्टेट में है तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऐसे हम एक एक करके अब समझते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है प्रोसेस की मुख्य अवस्थाएं। तो प्रोसेस की जो मुख्य स्टेट्स हैं उनको अब हम समझते हैं एक एक करके। तो प्रोसेस की जो सबसे पहली स्टेट है वो है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि जब प्रोसेस अभी अभी क्रिएट हुई है या होता है तब वह न्यू स्टेट में होता है। तो जैसे ही प्रोसेस क्रिएट हुआ, ठीक है, तो वो किस स्टेट में है, वो न्यू स्टेट में है। इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के लिए रिसोर्सेज तैयार कर रहा होता है। तो जैसे ही हमने एक हमारे पास प्रोग्राम था, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारे पास ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क है, यहाँ पे एक प्रोग्राम था। ठीक है, जब हार्ड डिस्क में आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो प्रोग्राम कहलाते हैं। तो आपका कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो ऑफिस का प्रोग्राम हो, चाहे वो आपका नोटपैड का प्रोग्राम हो, चाहे कोई गेम हो, वो सब पहले कहाँ होते हैं, हार्ड डिस्क में होते हैं, जब वो चल नहीं रहे होते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने इस प्रोग्राम को ओपन किया, मतलब डबल क्लिक किया, हमने एग्जीक्यूट किया। तो जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया तो अब यहाँ पे काम आता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये आता है कि इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे, इस प्रोग्राम के लिए रैम में मेमोरी एलोकेट करे। ठीक है, रैम में इस प्रोग्राम के लिए क्या करे, मेमोरी एलोकेट करे। तो जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को क्लिक किया तो ये प्रोग्राम अब प्रोसेस बन रहा है और ये अपने न्यू स्टेट में है। न्यू स्टेट बेसिकली अभी प्रोसेस बन रहा है, अभी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। ठीक है, तो अभी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए तैयार नहीं है न्यू स्टेट में। अगर न्यू स्टेट में प्रोसेस है और यहाँ पर सीपीयू जो है, सीपीयू यानी कि प्रोसेसर, ये खाली बैठा है। ठीक है, मान लीजिए सीपीयू खाली है और ये प्रोसेस अभी न्यू स्टेट में है, तो अभी ये प्रोसेस जो है ये सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये प्रोसेस बन रहा है, अभी इस प्रोसेस के लिए रैम में जगह एलोकेट हो रहा है। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि आपके मोबाइल
या कंप्यूटर में आपने कोई ऐप ओपन किया और वो ऐप ऐसा ओपन होता तो ऐसा लोडिंग लिख के आता है ना, कोई गेम आप खेलते हो तो लोडिंग लिख के आता है, या कोई सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हो तो ओपन हो रहा होता है, तो उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, न्यू स्टेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, जब आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसका प्रोसेस बनना शुरू होता है, यह क्रिएशन फेज न्यू स्टेट कहलाता है। तो जब प्रोसेस क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यू स्टेट कहते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो प्रोसेस की जो नेक्स्ट स्टेट है वो है रेडी स्टेट, ठीक है, तैयार अवस्था। इसमें क्या होता है, प्रोसेस मेमोरी में लोड हो चुका है और सीपीयू मिलने का इंतज़ार कर रहा है। देखिए नाम से समझ में आ रहा है रेडी है, मतलब अब जो प्रोसेस है वो रेडी है। जो प्रोसेस है जो कि अभी हमने देखा कि रैम में इस तरीके से एक प्रोसेस के लिए रिसोर्सेज रिज़र्व हो जाते हैं। अब ये प्रोसेस रेडी स्टेट में है। रेडी स्टेट मतलब कि ये प्रोसेस सीपीयू का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही सीपीयू फ्री होगा तो इस प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस पहुंच जाएंगे सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए। तो प्रोसेस मेमोरी में लोड हो चुका है और सीपीयू मिलने का इंतज़ार कर रहा है, वह एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। अब जो ये प्रोसेस है ना, ये एग्जीक्यूट होने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, लेकिन अभी सीपीयू पर चल नहीं रहा, लेकिन अभी उसको सीपीयू नहीं मिला है, किसको, प्रोसेस को। ऐसे प्रोसेसेस की एक लिस्ट या क्यू होती है जिसे रेडी क्यू कहते हैं। तो इसी तरीके से जैसे ये प्रोसेस है, इसी तरीके से कई और प्रोसेस होती हैं, इनकी एक लिस्ट या इनकी एक क्यू होती है जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं सीपीयू मिलने का, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक से ज़्यादा प्रोसेस रेडी स्टेट में हो सकती है, ठीक है। और जब भी एक से ज़्यादा प्रोसेस रेडी स्टेट में होंगी तो बेसिकली वो रेडी क्यू में होंगी, मतलब एक लाइन में होंगी जिसमें बारी बारी से सबको सीपीयू दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि क्लास में कई स्टूडेंट्स हैं और टीचर एक एक करके आंसर सुन रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स रेडी हैं लेकिन बोलने की बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यही स्थिति रेडी स्टेट है, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल है कि क्लास में आपके टीचर आंसर सुन रहे हैं और एक स्टूडेंट जो होगा वो आंसर दे रहा है, मतलब वो सीपीयू में है, लेकिन बाकी स्टूडेंट क्या होंगे, रेडी स्टेट में है कि इसके बाद अब किसी का भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल लिखा है रेडी स्टेट का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रनिंग स्टेट को। जब प्रोसेस को सीपीयू मिल जाता है और वह एग्जीक्यूट होने लगता है तब वह रनिंग स्टेट में होता है, ठीक है। तो प्रोसेस को जब सीपीयू मिल गया, अब ये जो प्रोसेस यहाँ पे थी रेडी स्टेट में थी, उसको क्या हो गया, सीपीयू मिल गया और वह एग्जीक्यूट होने लगता है। प्रोसेस अब क्या हो रहा है, सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है, तब वह रनिंग स्टेट में होता है। तो अब वो प्रोसेस क्या है, उस बोलेंगे ये प्रोसेस रनिंग स्टेट में। जैसे ये प्रोसेस है ना, तो अगर ये प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस सीपीयू में एग्जीक्यूट होने लग जाए तो मतलब हम कहेंगे कि ये प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट में है। एक समय में सीपीयू सामान्यतः एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो सीपीयू एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है एक बार में, है ना। सामान्यतः एक प्रोसेस ही सीपीयू में एग्जीक्यूट होता है। यही वह स्टेट है जिसमें प्रोसेस वास्तविक काम करता है। तो इसी स्टेट में ही प्रोसेस, जब आपको आपके मोबाइल या कंप्यूटर में प्रोसेस चलती हुई दिखती है ना, तो इसका मतलब है ये हुआ कि वो उसको सीपीयू मिल चुका है, ठीक है। तभी आपका जो भी प्रोसेस होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। मतलब अगर आप ये मान लीजिए कि आपने कोई ऐप या सॉफ्टवेयर खोला और उससे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो हैंग हो रहा है या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसको अभी सीपीयू नहीं मिला। और जैसे ही आपका ऐप या सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स दे देगा, इसका मतलब उसको सीपीयू मिल चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जब कैलकुलेटर में आंसर कैलकुलेट हो रहा है तब वह रनिंग स्टेट में है, ठीक है। तो जब आपने कैलकुलेटर में मान लीजिए कुछ इनपुट दिया और वो आंसर कैलकुलेट हो रहा है, तो जब आंसर कैलकुलेट हो रहा है इसका मतलब कि वो जो प्रोसेस है वो कहाँ पे है, वो सीपीयू में है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, रनिंग स्टेट कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है प्रोसेस की वो है वेटिंग या ब्लॉक्ड स्टेट। इसमें क्या होता है कि जब प्रोसेस को किसी इवेंट
या इनपुट आउटपुट डिवाइस या किसी रिसोर्स का इंतज़ार होता है, तब वह वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। तो ठीक है, इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रैम है, ठीक है, और इस रैम में एक प्रोसेस है जो कि रेडी क्यू में है, ठीक है, तो रेडी क्यू में है। तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस जब रैम में स्टोर होता है तो 4 सेक्शंस में स्टोर होता है, जिसमें सबसे जो पहला सेक्शन होता है टेक्स्ट सेक्शन, इसमें प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब आप इस बात को समझिए कि जब सीपीयू किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस को, है ना, ये सीपीयू क्या करेगा, एक बार में एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा इस प्रोसेस के, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस, इसके एक बार में एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू में जाके एग्जीक्यूट होंगे। अब इस प्रोसेस के ऐसे हज़ारों इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, एक बार में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब बीच में यहाँ पे कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जिस इंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि प्रिंटर में प्रिंट दीजिए, ठीक है, ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ कंप्यूटेशन हुआ, कुछ आंसर आया होगा। अब इस किसी लाइन में, किसी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जो आंसर आया है इसको प्रिंटर में जाके, यहाँ पे मान लीजिए प्रिंटर रखा हुआ है, यहाँ पे प्रिंटर रखा हुआ है, ठीक है, प्रिंटर रखा हुआ है यहाँ पे। तो अब इस प्रिंटर में मान लीजिए कि ये जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन है, तो एक एक करके इंस्ट्रक्शन सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है। मान लीजिए कि कुछ कंप्यूटेशन हो रहा है, मान लीजिए कुछ कैलकुलेशन हो रहा है, अब उसका आंसर आ गया। अब आंसर आने के बाद जो अगला इंस्ट्रक्शन है वो जब सीपीयू में गया तो सीपीयू ने देखा कि ये इंस्ट्रक्शन ये बोल रहा है कि जो आंसर ऊपर आया था उस आंसर को प्रिंटर द्वारा प्रिंट करा दो। तो सीपीयू क्या करेगा कि प्रिंटर के पास रिक्वेस्ट भेज देगा आईओ की, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली काम संभालेगा कि जो जैसे सीपीयू ने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जो कि प्रिंटर में आउटपुट प्रिंट कराने के लिए है, तो अब जो सीपीयू है वो खाली हो गया, क्योंकि अब सीपीयू ने जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सौंप दिया कि आप इस इंस्ट्रक्शन ने जो कहा है प्रिंट कराने के लिए आप उसको देखिए, है ना, आप प्रिंटर को एक्टिवेट कीजिए और प्रिंटर से प्रिंट कराइए। अब सीपीयू फ्री है। अब सीपीयू जो है दूसरे प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट होता है और प्रिंटर बहुत स्लो होता है। तो जब तक ये इंस्ट्रक्शन प्रिंट हो रहा है प्रिंटर में, तब तक सीपीयू दूसरे प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि जब प्रोसेस को किसी इवेंट या इनपुट आउटपुट डिवाइस या किसी रिसोर्स का इंतज़ार होता है, ठीक है, किसको, प्रोसेस को, तब वह वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। मतलब अब ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था पहले, अब ये कहाँ चला जाएगा, ये प्रोसेस चला जाएगा वेटिंग स्टेट में, ठीक है, कहाँ पे, वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में, ठीक है, वेटिंग या ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा खासा सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन अब इसमें एक ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जिसमें आईओ डिवाइस की आवश्यकता है। तो जैसे ही आईओ डिवाइस के पास वो एग्जीक्यूट होने जाएगा वो इंस्ट्रक्शन, तो सीपीयू फ्री हो जाएगा। तो अब सीपीयू उस फ्री टाइम में क्या करेगा, दूसरे प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा और इसको बोलेगा कि तुम अपना आईओ वाला काम कर लो, उसके बाद फिर तुम रेडी क्यू में आ जाना, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा, हम फिर से तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस थी ये कहाँ चली गई, ये वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में चली गई, ठीक है, वेटिंग या ब्लॉक्ड स्टेट में। इस स्टेट में प्रोसेस सीपीयू का उपयोग नहीं करता, ठीक है। तो ये जो स्टेट होती है वेटिंग स्टेट या ब्लॉक्ड स्टेट, तो इसमें जो सीपीयू होता है इस स्टेट में प्रोसेस सीपीयू का उपयोग नहीं करता। तो इस स्टेट में जो प्रोसेस है ये सीपीयू का उपयोग नहीं कर रहा है, मतलब इस प्रोसेस ने बेसिकली सीपीयू को अभी छोड़ दिया है, तो सीपीयू जो है दूसरा काम कर सकता है। तो ये प्रोसेस अभी क्या कर रहा है, प्रिंटर में प्रिंट करा रहा है। जैसे ये रिक्वायर्ड इवेंट पूरा होता है प्रोसेस फिर से रेडी स्टेट में आ जाता है। तो जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा जिसमें हमें प्रिंटर से प्रिंट कराना था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रिंटर से प्रिंट कराने के अलावा हम हार्ड डिस्क से इनपुट रीड कर सकते हैं या कोई और इवेंट, है ना, कीबोर्ड से इनपुट लेना एक इवेंट हो सकता है। ऐसे कुछ भी इवेंट हो सकते हैं जिसमें अब सीपीयू जो है वेट करेगा तो उससे प्रोसेसिंग स्पीड का नुकसान होगा,
ठीक है। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू बोलेगा कि तुम्हारा ये जो इंस्ट्रक्शन है ये टाइम टेकिंग है, तुम एक काम करो, तुम वेटिंग स्टेट में जाओ, अपने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराओ, और जैसे ही तुम्हारा ये इवेंट पूरा होगा तुम वापस रेडी क्यू में आ जाना। ठीक है, जैसे ही रिक्वायर्ड इवेंट पूरा होता है तो प्रोसेस फिर से रेडी स्टेट में आ सकता है। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पर समझाई गई है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए ये जो हमने शुरू किया है ना, ये जो बातें, ठीक है, ये सारी बातें ये पूरे कोर्स में चलेंगी। तो अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इस बात को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि किसी प्रोसेस को प्रिंटर से प्रिंट कराना है। ठीक है, हमारे जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक प्रोसेस को प्रिंटर से प्रिंट कराना है, लेकिन प्रिंटर अभी बिजी है, तो प्रिंटर हो सकता है कि कुछ और प्रिंट कर रहा हो, तो प्रोसेस इंतज़ार करेगा, इसलिए वह ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा। है ना, तो ये जो प्रोसेस है प्रिंटर का इंतज़ार कर रहा है, इसलिए ये प्रोसेस वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेट आती है किसकी, एक प्रोसेस की, वो है टर्मिनेटेड या एग्जिट स्टेट। इसमें क्या होता है कि जब प्रोसेस अपना काम पूरा कर लेता है या किसी एरर के कारण बंद हो जाता है, तब वह टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है ना, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसके रिसोर्सेज को फ्री कर देता है। तो जब किसी प्रोसेस का पूरा काम ख़त्म हो गया, ठीक है, या उस प्रोसेस को किसी एरर के कारण बंद करना पड़ा, तो अब वो प्रोसेस क्या हो गया, अब वो प्रोसेस टर्मिनेटेड स्टेट में चला गया है ना। प्रोसेस कहाँ चला गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटेड मतलब अब उसका काम ख़त्म। इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके रिसोर्सेज को फ्री कर देता है। तो जो भी रिसोर्स पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए उपयोग किए जा रहे थे, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा इसके रिसोर्स फ्री कर देगा कि अब इस प्लेस पे, इस जगह पे हम दूसरे प्रोसेस को मतलब जगह दे सकते हैं, दूसरा प्रोसेस यहाँ पे अपना जो भी डेटा है उसको सेव कर सकता है। यह प्रोसेस लाइफ साइकिल की अंतिम अवस्था होती है। तो टर्मिनेटेड स्टेट मतलब कि अब एक प्रोसेस ख़त्म हो गया, जो न्यू हुआ था, जो प्रोसेस न्यू बॉर्न हुआ था, न्यू के बाद रेडी, रेडी के बाद रनिंग, रनिंग के बाद वेटिंग, वेटिंग के बाद टर्मिनेटेड। ठीक है, वेटिंग कंपलसरी नहीं है। अगर किसी प्रोसेस में ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है जिसको आईओ या किसी इवेंट का इंतजार करना हो, तो प्रोसेस डायरेक्ट रनिंग से टर्मिनेटेड में भी जा सकता है। ठीक है, प्रोसेस रनिंग से डायरेक्ट टर्मिनेटेड स्टेट में जा सकता है। यहाँ पे डायग्राम है ना, यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक प्रोसेस जो होता है वो किस स्टेट में होता है, न्यू स्टेट में। जैसे ही आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो एक प्रोसेस कहाँ पे है, न्यू स्टेट में है, मतलब उसके लिए रिसोर्सेज जो है रिज़र्व हो रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए रिसोर्सेज को रिज़र्व कर रहा है। उसके बाद में जैसे ही रिसोर्सेज रिज़र्व हो गए तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ आ गया, रेडी स्टेट में आ गया। रेडी स्टेट में आ गया मतलब मेन मेमोरी या रैम में आ गया। ओके, रैम में आ गया, अब रेडी क्यू में लगा हुआ है। तो जैसे ही सीपीयू फ्री होगा तो ये प्रोसेस कहाँ चला जाएगा, सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए। मतलब अब ये प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर कोई मतलब मान लीजिए कि इस प्रोसेस में कोई भी इवेंट का वेट नहीं करना, मतलब इसको जो है, इस प्रोसेस को कोई भी इसमें आईओ वाला काम नहीं है, कोई इवेंट का वेट नहीं कर रहा है, तो ये प्रोसेस रन करेगा और ये प्रोसेस एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब एक प्रोसेस न्यू स्टेट में है, फिर रेडी में है, फिर रनिंग में है, फिर एग्जिट हो गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस न्यू में है, फिर रेडी में है, फिर रन हो रहा है, रन होते होते उसका टाइम ख़त्म हो गया, टाइम आउट हो गया। ठीक है, मैंने बताया था आपको पहले भी कि क्या होता है कि कई बार जब बहुत सारे प्रोसेसेस होती हैं तो जब हम राउंड रॉबिन फैशन से हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि जितनी प्रोसेस रेडी क्यू में है हम सबको थोड़ा थोड़ा टाइम क्वांटम देंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे कि आप जाओ, मान लीजिए कुछ 2 मिलीसेकंड आप एग्जीक्यूट हो, उसके बाद आपका टाइम आउट हो गया, आप वापस रेडी स्टेट में आ जाओ, दूसरे प्रोसेस का नंबर आने दो। हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, कि एक प्रोसेस गई, रन हो रही है, उसका टाइम ख़त्म हो गया, टाइम आउट हो गया, अब दूसरे प्रोसेस का नंबर आ गया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये कि स्टेट हो गया। फिर जब मान लीजिए कि प्रोसेस का ऐसे करते करते पूरा एग्जीक्यूशन हो गया तो वो एग्जिट हो सकती है। ठीक है, टर्मिनेट हो सकती है। इसके अलावा कोई प्रोसेस रन हो रही है, कोई इवेंट का वेट कर रही है, कोई इनपुट का, कोई आउटपुट का,
तो वो कहाँ चली जाएगी, वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी। जैसे ही उसका वेटिंग या ब्लॉक स्टेट ख़त्म होगा, इवेंट हो जाएगा, तो वो वापस रेडी क्यू में आ जाएगी। ठीक है, तो एकदम बहुत सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की मैंने कोशिश भी नहीं की है, ताकि आप शुरू में कंफ्यूज नहीं हो। फिर तो हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है, आप एग्ज़ाम में बहुत आराम से बना सकते हो। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट डायग्राम है ये। उसके बाद हैं बहुत सारे, हम डिटेल ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं, मे बी आगे हम देखेंगे, जब आगे की वीडियोस बनाएंगे तब और डिटेल हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना आप समझना काफ़ी होगा। उसके बाद एग्ज़ाम्पल है कि आपने फ़ाइल सेव करके एप्लीकेशन बंद कर दी। ठीक है, आपने एप्लीकेशन क्लोज कर दिया, मतलब आप टर्मिनेट स्टेट में आ गए। अब उसका प्रोसेस समाप्त हो गया, तो उस जो प्रोग्राम था, उसकी जो प्रोसेस बनी थी वो एंड हो गई। ठीक है, ये लास्ट स्टेट है किसी प्रोसेस की। यहाँ पे एक और डायग्राम है जो कि मैंने आपको नीचे समझाया, उसी चीज़ को आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई प्रोसेस है, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगी, रेडी से रनिंग में जाएगी, रनिंग से वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में जा सकती है, वेटिंग या ब्लॉक से रेडी स्टेट में आएगी, रेडी स्टेट से फिर रनिंग स्टेट में आएगी, और रनिंग स्टेट में जाने के बाद टर्मिनेटेड स्टेट में आ सकती है। ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे वीडियो रोक के, तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आता तो फिर बताइएगा, फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी नेक्स्ट वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अब इसको देखिए, सिंपल तरीके से ये जो डायग्राम बना है इसी को समझाया गया है नीचे यहाँ पे, कि प्रोसेस पहले बनता है, फिर सीपीयू का इंतज़ार करता है, सीपीयू मिलने पर चलता है, यदि किसी चीज़ का इंतज़ार है तो रुक जाता है, काम पूरा होने पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपने बनाया है, इसको आप इस तरीके से एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, स्टेट का ट्रांजिशन कैसे होता है, इस बात को हम समझ लेते हैं कि कोई प्रोसेस रेडी से रनिंग स्टेट में कब जाएगी। ठीक है, कोई प्रोसेस का ट्रांजिशन रेडी से रनिंग में कब होगा, जब शेड्यूलर प्रोसेस को सीपीयू देता है। तो अब इसमें एक शेड्यूलर होता है, हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। शेड्यूलर का काम होता है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस हैं, तो उन प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने जाएगा, वो डिसाइड करना किसका काम होता है, वो काम होता है शेड्यूलर का। और एक डिस्पैचर होता है। ठीक है, डिस्पैचर का काम क्या होता है, शेड्यूलर ने जिस प्रोसेस को सेलेक्ट किया है उसको डिस्पैच कर देना, कहाँ पे, सीपीयू में। ठीक है, तो शेड्यूलर डिस्पैचर दो चीज़ें होती हैं। शेड्यूलर क्या करता है, डिसाइड करता है, डिस्पैचर और उस प्रोसेस को डिस्पैच करता है, मतलब सीपीयू को बेसिकली देता है। तो यहाँ पे वही बात समझाई गई है कि जब किसी प्रोसेस को रेडी से रनिंग स्टेट में जाना होता है तो एक शेड्यूलर होता है। ठीक है, एक प्रोग्राम होता है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू से रनिंग में जाएगा। ठीक है, रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में जाएगा, ये डिसाइड करता है, तो उसके हिसाब से ये ट्रांजेक्शन किया जाता है। उसके बाद में कोई प्रोसेस रनिंग से रेडी में कब जाएगा, कोई प्रोसेस को अगर रनिंग से रेडी में जाना हो तो जब प्रोसेस का टाइम स्लाइस पूरा हो जाता है या उसे सीपीयू से हटाकर दूसरी प्रोसेस को दे दिया जाता है, तभी ये रनिंग से रेडी स्टेट में ट्रांजिशन होता है। रनिंग से रेडी मतलब यहाँ पे देखिए, रनिंग से रेडी, कोई प्रोसेस रनिंग से रेडी में कब जाएगा, जब या तो उस प्रोसेस का टाइम आउट हो गया, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसी प्रोसेस को फोर्सफुली, ठीक है, मान लीजिए कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उससे हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस यहाँ पे आ गई, उसको एग्जीक्यूट कराना कंपलसरी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को जो कि रन हो रही है फोर्सफुली उसको हटा के रेडी क्यू में डालेगा और नई प्रोसेस जिसकी हाई प्रायोरिटी है उसको रनिंग स्टेट में भेज सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से रनिंग से रेडी में जा सकते हैं। उसी तरीके से बाकी चीज़ें भी लिखी हुई है। रनिंग से वेटिंग में हम कब जा सकते हैं, जब प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या इवेंट का इंतज़ार होता है, तब एक प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में जाती है। कोई प्रोसेस वेटिंग से रेडी में कब जाएगी, जब रिक्वायर्ड आईओ या इवेंट पूरा हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रोसेस वेटिंग में है, यहाँ पे देखिए वेटिंग में है, तो रिक्वायर्ड इवेंट जब पूरा हो जाएगा तो प्रोसेस कहाँ चली जाएगी, रेडी में चली जाएगी। ठीक है, रेडी स्टेट में। उसके बाद कोई प्रोसेस रनिंग से टर्मिनेटेड स्टेट में कब जाती है, जब प्रोसेस अपना काम पूरा कर ले। जब प्रोसेस अपना काम पूरा कर लेती है तो वो रनिंग से टर्मिनेटेड स्टेट में चली जाती है। उसके बाद हम प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स का महत्व समझ लेते हैं। डिफरेंट स्टेट्स का महत्व मतलब कि प्रोसेस की इतनी सारी स्टेट्स आखिर क्यों बनाई गई, उससे क्या बेनिफिट है, उससे क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात को हम समझ लेते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेसेस को सही तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है। तो जब हम प्रोसेस को डिफरेंट स्टेट्स में बांट देते हैं तो उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को इन प्रोसेसेस को मैनेज करना आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई प्रोसेस कहाँ है, कोई प्रोसेस न्यू स्टेट में है, कुछ प्रोसेस रेडी में है, कुछ प्रोसेस ब्लॉक्ड में है, कुछ प्रोसेस रनिंग में है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आसानी से सब प्रोसेस को मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या होता है, आसानी होता है इस तरीके से प्रोसेसेस को मैनेज करना। CPU शेड्यूलिंग आसान हो जाती है, ठीक है। हमने समझा कि जो प्रोसेस रेडी स्टेट में होते हैं बस वही प्रोसेस एलिजिबल होते हैं रनिंग स्टेट में जाने के लिए। तो उससे क्या होता है, शेड्यूलिंग आसान हो जाती है, क्योंकि हमें उन प्रोसेस को नहीं देखना है जो कि न्यू में, ब्लॉक्ड में या टर्मिनेटेड स्टेट में है। हमें सिर्फ उन प्रोसेस को ही शेड्यूल करना है जो रेडी स्टेट में है। तो इससे शेड्यूलर का काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसलिए भी प्रोसेस के स्टेट्स बनाए गए हैं। उसके बाद मेमोरी और रिसोर्सेज का बेटर उपयोग होता है, क्योंकि मैंने बताया कि डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंट स्टेट्स में है। तो डिफरेंट स्टेट्स पे सभी प्रोसेसेस को अलग अलग रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज अच्छी तरीके से बट जाते हैं, ठीक है, और कोई भी रिसोर्स भी खाली नहीं होता और सभी प्रोसेस भी अपने नीड के हिसाब से रिसोर्सेज का उपयोग करते रहते हैं। यूज़र को सिस्टम फास्ट और स्मूथ लगता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यह तय कर पाता है कि कौन सी प्रोसेस कब चलेगी। तो प्रोसेस का जो स्टेट्स के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम और CPU शेड्यूलर को काफ़ी आसान हो जाता है इन प्रोसेसेस को मैनेज करना। उसके बाद प्रोसेस स्टेट्स में OS की भूमिका क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस की करंट स्टेट को ट्रैक करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है, ये सब काम कैसे करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस की करंट स्टेट को ट्रैक करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि किस प्रोसेस को CPU देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरत पड़ने पर प्रोसेस को रोक भी सकता है, बाद में फिर से शुरू भी कर सकता है। यह सब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका होती है प्रोसेस के स्टेट्स में, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको एग्ज़ाम में ऐसा पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका समझाइए। तो ये 4 पॉइंट को आप और एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस की करंट स्टेट को ट्रैक करता है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस की स्टेट ना होती तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोसेसेस को मैनेज करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर प्रोसेस क्या होता है, सब प्रोसेस एक ही स्टेट में है। तो क्या होता है कि काम लगभग रुका हुआ हमें दिखता है। ऐसे में क्या होता है ना कि ऐसे में ये तो एकदम एग्जाम्पल वैसा ही हो गया। मान लीजिए कि आप कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो ये जो न्यू स्टेट है ये मतलब कि आपने मेन गेट से एंट्री लिया, ठीक है। फिर आप रेडी स्टेट में गए, रेडी स्टेट में गए मतलब आपका जब आपने एग्ज़ाम देने गए तो यहाँ पे आपका मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन तो अब देखिए कुछ लोग न्यू स्टेट में हैं, कुछ लोग रेडी स्टेट में हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग रेडी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको आसानी हो गई, क्योंकि अगर न्यू स्टेट ना होती तो सब एक बार में रजिस्ट्रेशन में ही आ जाते, ठीक है। इस बात को समझिए आप कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपने गेट से एंट्री की, ठीक है। ये गेट है, मान लीजिए आपने इस गेट से एंट्री की तो आप अभी न्यू स्टेट में हो। आप फिर आगे बढ़े तो आप रेडी क्यू में आ गए। रेडी क्यू में क्या हो रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप रनिंग स्टेट में आ गए। इसका मतलब कि एग्ज़ाम देने के लिए आप बैठ गए। अब एग्ज़ाम आप दे रहे हो, एग्ज़ाम देते देते मान लीजिए कि आपको वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा। वो ब्रेक लेके आप क्या कर सकते हो, आप वॉशरूम जा सकते हो, ठीक है। आप वॉशरूम चले गए, आप वॉशरूम से फ्री होके आए और उसके बाद में फिर से आप रजिस्ट्रेशन डेस्क में आए। आपने एंट्री किया कि आप वॉशरूम गए थे, आपने एंट्री किया। एंट्री करने के बाद आप फिर से कहाँ आ गए, आप एग्ज़ाम देने वाले मोड में आ गए, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो आप फिर कहाँ चले गए, आप एग्ज़िट हो गए, ठीक है। आप टर्मिनेटेड स्टेट में आ गए। तो इस तरीके से हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि जब हमें किसी भी व्यवस्था को बनाना होता है तो हम इसी तरीके से स्टेट्स में बांट देते हैं, ठीक है। डिफरेंट काम को स्टेट्स में बांट देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है काफ़ी स्मूथ हो जाती है। तो यहाँ पर वही बात समझाई गई है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका को यहाँ पर बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस की करंट स्टेट को ट्रैक कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि
किस प्रोसेस को CPU देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरत पड़ने पर प्रोसेस को रोक भी सकता है, बाद में फिर से शुरू कर सकता है। यह सब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के माध्यम से मैनेज किया जाता है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, हम अगले वीडियो में समझेंगे इस बात को। ठीक है, तो फिलहाल हम रिवाइज कर लेते हैं आज की सभी बातों को। हमने समझा आज की इस वीडियो में कि न्यू स्टेट मतलब कि प्रोसेस बन रही है, रेडी स्टेट मतलब CPU के लिए प्रोसेस तैयार है, रनिंग स्टेट मतलब CPU पर प्रोसेस चल रही है, वेटिंग स्टेट मतलब कि प्रोसेस किसी इवेंट का इंतज़ार कर रही है, और टर्मिनेटेड स्टेट मतलब प्रोसेस समाप्त हो गई है। ठीक है, तो हमने इन 5 स्टेट्स के बारे में पढ़ा आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर आपको ये मोर नाम की बटन दिखेगी, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फोल्डर मिल जाएगा और उसके बाद ये PDF मिल जाएगी। इस PDF में आप यहाँ नीचे जाओगे तो ये यूनिट 1 की नोट्स आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको वही नोट्स मिल जाएगी जिस नोट से मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस नोट से आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।